बात करूं तो जैसे साइंस साइंस क्या है, तो जैसे मैं अगर आपसे बात करूं भाई ज्ञान और विज्ञान, इसमें क्या अंतर है। जैसे मैं बोलता हूं पंखा चल रहा है, ये तो ज्ञान हो गया आपको, पर ये कैसे चल रहा है ये अगर आपको पता है तो वो क्या है, विज्ञान। इतना डिफरेंस है ज्ञान में और विज्ञान में। आई बच्चों समझ में। जैसे अगर मैं बोलता हूं भाई कोई भी जो ट्रांसफार्मर है उसमें क्या होती है, विद्युत एक तरफ से और दूसरी तरफ क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, शक्ति एक इनपुट से आउटपुट में आ जाती है। तो ये तो आपको पता है, तो इसका मतलब ये तो क्या ज्ञान है आपको। अगर ये कैसे हो रहा है, उसमें सब क्या सिस्टम लग रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो क्या है, विज्ञान है। आई बात समझ में। तो ज्ञान का मतलब क्या है, बेसिक नॉलेज, और विज्ञान क्या है, उसका पूर्ण ज्ञान, सिस्टम से ज्ञान। आई बच्चों समझ में बात। तो सिस्टमेटिक हमको नॉलेज अगर हम प्राप्त कर रहे हैं, जानते हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, साइंस के अंदर आएगा। आई बच्चों समझ में। तो ये जो साइंस है इसकी दो ब्रांचेज हैं वैसे मोस्टली। साइंस की कितनी ब्रांच या कितनी शाखाएं हैं, जैसे मैं बात करूं, पहली बात करूं और ये नंबर 2, तो पहली जो अगर हम इसकी ब्रांच करेंगे तो ये होगी आपकी बायोलॉजिकल ब्रांच। बायोलॉजिकल साइंस, आई बात समझ में। और दूसरी होगी फिजिकल साइंस। अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो विज्ञान की क्या है, दो ब्रांच हैं, एक तो होगी बायोलॉजिकल साइंस और एक होगी फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस मीन्स क्या होगा, जो आपको को जिसमें जीव है, जीव का मतलब जिसमें एक तरह से उसमें उत्पन्न कोई भी चीज गुण काम कर रहा है, मतलब जीवन है उसमें, उसमें क्या है, जीवन। तो इसके अंदर जैसे हम बात करें तो इसके अंदर आती है जूलॉजी या बॉटनी, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान वगैरह। जो जीव जंतु हैं वो किस कौन सी साइंस के अंदर आते हैं, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आते हैं। इसमें भी अलग अलग हैं, जैसे जूलॉजी ये जंतु है, अपने जानवर हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं, क्या उनके अंदर सिस्टम होता है, किस प्रकार से अपना वो जनन करते हैं या अपनी प्रक्रियाएं करते हैं। और जबकि बॉटनी के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे वनस्पति के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, कैसे वो उनमें जल जाता है, कैसे खनिज लवण काम करता है, कैसे पेड़ बढ़ रहा है, उस प्रकार से जो साइंस है वो इस प्रकार से जूलॉजी बॉटनी के अंदर। जबकि फिजिकल साइंस की अगर मैं बात करूं तो ये जो फिजिकल साइंस है ये फिर दो भाग है। फिजिकल मींस जो आपको दिख रहा है, ये संसार, ये जो पर्यावरण है उसकी जो साइंस होगी वो क्या होगी, फिजिकल साइंस। इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक तो होती है इसमें केमिस्ट्री, क्या होती है इसमें, केमिस्ट्री, और एक होती है इसमें फिजिक्स। एक क्या होती है इसके अंदर, फिजिक्स। तो ये इसकी क्या है, दो शाखाएं हैं, दो ब्रांच है। तो पहली ब्रांच केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिस्ट्री का मतलब जो भी आपके सामने कोई पदार्थ है, इसके केमिस्ट्री में क्या करेंगे हम, किसी मेटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, किसी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, उस पदार्थ के बारे में उसकी संरचना पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, उसकी संरचना या उसका अध्ययन करेंगे हम, उसके गुण धर्म का अध्ययन करेंगे। कोई पदार्थ है आपके पास, जैसे कार्बन है, तो ये कार्बन क्या है, कैसी संरचना करता है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से यौगिक बनाता है, तो उसका अध्ययन हम जिस ब्रांच में करेंगे साइंस की में, उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। और उसको बोलते हैं हम रसायन विज्ञान हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, रसायन विज्ञान। तो इसमें कोई पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे, इस पदार्थ की नेचर देखेंगे, कहाँ काम होता है, इसका कैसे होता है, इस प्रकार से।
जबकि अगर हम बात करें अब किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम इस नेचर का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? इस नेचर का अध्ययन करेंगे, जो अपने नेचर में प्रकृति, प्रकृति में कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका जो अध्ययन करेंगे हम, स्टडी ऑफ नेचर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, कोई भी पानी बह रहा है, फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो ये कोई सड़क है या कोई ये पाइप है, सपोज कीजिए ये क्या है, कोई पाइप है, और इस पाइप में मैंने यहाँ से पानी एंटर करवाया, तो पानी पूरा बह के इधर चला जाता है। क्यों चला जाता है? ये कोई नियम तो होगा, इसका कोई सिस्टम तो होगा ना, किस नियम से जा रहा है। यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, कोई भी सड़क है उस पर वाहन चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सा बल उसमें काम कर रहा है। हम किसी भी समतल पर भाग के कूदते हैं, किसी पक्के पर कूदते हैं तो पैरों में चोट लग जाती है, जबकि कच्चे में कूदते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बहुत सारे कारण हैं। कोई भी फौजी बंदूक चलाता है तो झटका पीछे की तरफ लगता है, तो आपको पता है, पर ऐसा क्यों होता है? उस क्यों का रीजन, इस भौतिक जगत में जो भी आपको वस्तु दिख रही है तो वो किस नियम से काम करती है, उस नियम को हमें समझना है और आगे बढ़ना है। वो क्या आपकी क्या कहलाएगी? फिजिक्स कहलाएगी। तो फिजिक्स को हिंदी में बोलें तो भौतिकी के नाम से हम जानते हैं। तो इसकी भी, फिजिक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स में भी हम बहुत सारी ब्रांचेज पढ़ेंगे। तो एक तरह से ये क्या है, आपकी साइंस का एक वर्णन है, साइंस का क्रम है, साइंस को हम कैसे कैसे बांट सकते हैं। अब हम बात करें और तो ये जो हमारी जो प्रकृति है, ये नेचर है, इसमें एक बल भी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? इसमें बल काम करते हैं। तो कैसे करते हैं बल काम? बल होते कौन कौन से हैं, बल कौन कौन से होते हैं, या फोर्सेस की बात करें, हमारी जो ये प्रकृति है, इस प्रकृति में क्या देखते हैं हम? बल। प्रकृति में मुख्य बल, बल तो आप समझ लें, बल का मतलब अभी आप इतना समझ लो, किसी भी वस्तु को खींचना वो बल होता है सीधे भाषा में। बाकी आप बल को आगे पढ़ोगे 11वीं क्लास में, फिजिक्स में ही पढ़ने वाले हो आप। स्पेशल आपको आएगा, ये मोशन के अंदर आएगा, वहां पढ़ोगे आप लॉ ऑफ मोशन। बल को न्यूटन ने दिया था, आई बात समझ में? तो वहां पढ़ेंगे हम, गति के नियम पढ़ेंगे वहां, जैसे जड़त्व का नियम है, आई बात समझ में? संवेग परिवर्तन का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, तो वहां से बल जनरेट होता है, बल की परिभाषा आती है। पर अभी आप इतना समझो, बल क्या है? किसी वस्तु को खींचना या धक्का लगाना बल है। तो हमारी पृथ्वी में भी ऐसा होता है, हमारी प्रकृति के अंदर ऐसा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो हमारी प्रकृति में 4 मुख्य बल हैं। कितने हैं? 4 मुख्य बल होते हैं जो काम करते हैं। कैसे करते हैं, कौन कौन से होते हैं वो समझो पहले। पहला तो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होता है पहला? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स, आई बात समझ में? दूसरा क्या होता है? दूसरा जो फोर्स होगा वो क्या होगा? उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा प्रकृति में कौन सा बल है? विद्युत चुंबकीय बल। इसकी बात करें हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। तीसरा बल कौन सा है? तीसरा जो बल है अपना वो है दुर्बल नाभिकीय बल। इसको बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स।
चौथा 4 नंबर दुर्बल हो गया, और एक हो गया स्ट्रॉन्ग, जिसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 प्रकृति में मुख्य बल हैं, कौन कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। अब हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल की। तो याद रखना, गुरुत्वाकर्षण बल ये किस पर काम करता है? द्रव्यमान पर काम करता है। कहने का मतलब ये दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। कोई भी दो द्रव्यमान है, जैसे याद रखना ये न्यूटन ने बताया था, ये भी बल का मतलब मोस्टली न्यूटन से है। आई बात समझ में? तो ये काम कैसे करता है? ये द्रव्यमान पर निर्भर होता है भाई। दो द्रव्यमानों के मध्य क्या करता है? ये काम करता है। जैसे आपको पता होगा भाई, कोई भी अपना जो ग्रह हैं सभी क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो वो एक बल से बंधे हुए हैं, वो बल से क्या हो रहे हैं? एक बंधे हुए हैं, जिसके कारण वो खींच रहा है उसको। तो द्रव्यमान है बहुत सारे, एक तो सूर्य का द्रव्यमान होगा, एक ग्रह का हो गया। तो वो आपस में जिस बल से बंधे हुए हैं, और जैसे हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो कहाँ आती है? हमेशा नीचे ही आती है। तो ये भी क्या है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। आई बच्चों समझ में बात है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक बात और, ये होता कैसे? जैसे मान लो एक द्रव्यमान ये हो गया, एक ही हो गया। पहला द्रव्यमान को मैंने मान लिया m1 और दूसरा द्रव्यमान क्या मान लिया मैंने? m2, और ये मान लो r दूरी पर है। ये इसका कुछ भाग आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 9th में है ये गुरुत्वाकर्षण बल। बाकी आप 11th में इसका स्पेशल चैप्टर पढ़ोगे। ये वाला फोर्स है ये 11th में पढ़ोगे। बाकी ये तीनों हैं ये आप 12th में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? 12th क्लास के अंदर। तो हम गुरुत्वाकर्षण अभी देख रहे हैं, बाकी स्पेशल चैप्टर भी आएगा ये। तो अभी बस बेसिक समझ लो, बेसिक इंट्रो देख लो अभी क्या होता है जनरल नॉलेज के लिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या था? दो द्रव्यमान ले लिए मैंने कोई भी, पहला m1 और दूसरा m2। बीच की दूरी क्या है इनकी? r दूरी है। दोनों कितनी दूरी पर रखे हैं? r दूरी पर। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो क्या होगा? F बराबर G m1 m2 बटा r²। ये फॉर्मूला होता है किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब है ये दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती होता है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या है? अगर दूरी बढ़ेगी इन दोनों पिंडों की तो बल का मान क्या होता जाएगा? कम होता चला जाएगा। आई बात समझ में? जैसे मान लो यहाँ तक ये यहाँ पर रखा हुआ है, अगर मैं इस पॉइंट को और यहाँ कर देता तो दूरी बढ़ गई आपकी। दूरी बढ़ने से बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये गुण होता है किसके अंदर? गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर। और ये इसका क्या है? फॉर्मूला है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर को स्पेशल पढ़ेंगे, वहां आपको और पता चल जाएगा। अभी यहाँ बस नॉलेज, बेसिक नॉलेज ले लो आप। एक बात और याद रखनी है आपको, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये केवल आकर्षण प्रकार का होता है। कैसा होता है? ये आकर्षण बल है। इसका आकर्षण का मतलब है ये बल केवल आकर्षित कर सकता है, ये प्रतिकर्षित नहीं करता है। जैसे चुंबक में पढ़ा होगा आपने, चुंबक के दो ध्रुवों में आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, पर द्रव्यमानों में हमेशा क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल है।
अट्रैक्टिव टाइप, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ओनली अट्रैक्टिव टाइप। इसका मतलब ये केवल आकर्षण का है, प्रतिकर्षण इसके अंदर नहीं होता है। आई बच्चों समझ में बात गुरुत्वाकर्षण बल की। एक बात और करें इसके अंदर हम, तो प्रकृति में सबसे कमजोर बल है ये। कैसा है ये? सबसे कमजोर बल है। कमजोर का मतलब ये लग रहा है पर हमें महसूस नहीं हो रहा, कमजोर है ये सबसे। आई बच्चों समझ में बात? सबसे कमजोर बल है ये और आकर्षण प्रकार का है, वीक फोर्स है सबसे। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे वीक कौन सा फोर्स है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे स्ट्रॉन्ग मजबूत, नाम से पता चल रहा है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, प्रबल नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा ये होता है, सॉरी सबसे ज्यादा ये है, फिर उससे कम कौन सा है आपका? ये वाला है, फिर उससे कम ये है और सबसे कम ये है। आए बच्चों बात समझ में? तो सबसे मजबूत कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। और सबसे कमजोर कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल। और सबसे कमजोर हो गए आकर्षण। एक बात और, इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रीय बल है एक। कैसा है ये? केंद्रीय बल है। अभी हम आगे देखेंगे बस इसके बारे में, और ज्यादा डिटेल हम अभी जान रहे, केवल इंट्रो जान रहे हैं अभी बस, ज्यादा डिटेल हम अभी नहीं जान रहे। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। दूसरा बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। तो नाम से पता चला है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल तो कहाँ लगा था? द्रव्यमान के ऊपर, जबकि विद्युत चुंबकीय बल लगेगा आवेश के ऊपर। ये किस पर काम करता है? आवेशों पर काम करता है भाई। आई बात समझ में? और ये आवेशों पर कैसे काम करेगा? गतिशील आवेश पर। मोस्टली कैसे काम करेगा ये? गतिशील आवेश पर काम करता है। स्थिर पर भी कर सकता है, उसमें स्थिर विद्युत बल होगा। अगर आवेशों से संबंधित जो बल होगा वो कौन सा होगा? विद्युत चुंबकीय बल होगा। आई बात तो समझ में बात? तो ये किसने दिया था? ये कूलाम ने दिया था। अगर मैं इसकी बात करूं तो कूलाम ने एक फोर्स दिया था, बल दिया था, इसलिए आवेश का मात्रक भी क्या होता है? कूलाम होता है। अगर आपको याद आ रहा हो, 10th में पढ़ा होगा आपने। तो जो हम आवेश की बात करें, जैसे उसने तो न्यूटन ने तो क्या लिया था? 2 द्रव्यमान लिए थे, जबकि कूलाम क्या लेगा? 2 आवेश देगा, Q1 और Q2। 2 आवेश हो गए मेरे पास। दूरी मैंने क्या ले ली? सेम r। तो इसके मध्य भी बल जो लगता है वो क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन r²। ये क्या है? ये एक कूलाम बल है, 2 आवेशों के मध्य लगता है। और अगर ये आवेश गतिशील होना स्टार्ट कर दे, अगर आवेश क्या हो जाए? गतिशील, तो इसमें क्या होगा? एक चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेश के अंदर क्या होता है? विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। या फिर जैसे हम बात करें और कोई भी पदार्थ है जिसको आप, जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं कागज के, एक स्केल से अगर मैं रगड़ता हूं तो वो स्केल से कैसे आ जाते हैं? चिपक के आ जाते हैं। क्यों? रगड़ने से उस वस्तु पर क्या आ जाता है? एक आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार का जो बल है वो किसके अंदर आता है? विद्युत चुंबकीय बल के अंदर आता है। इसका मतलब उस पदार्थ पर क्या आ गया? आवेश। तो आवेश पर जो बल निर्भर करेगा वो कौन सा करेगा? विद्युत चुंबकीय बल। और द्रव्यमान पर कौन सा बल निर्भर करेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। अगली बात करते हैं, एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरे फोर्स पर आ जाते हैं। तो तीसरा क्या कहता है? ये जैसे ये होता है आपका जो बीटा कण होते हैं, बीटा पार्टिकल होते हैं नाभिक के अंदर। भाई आपने पढ़ा होगा नाभिक वगैरह जो होता है, बीटा कण का जो डिके है बीटा 6 होता है। जैसे आपको पता हो कोई भी पदार्थ होता है उसमें से बहुत सारे कण निकलते हैं, जैसे अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण, बहुत सारे कण होते हैं नाभिक के अंदर। या नाभिक से बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपने में से क्या निकालते हैं? किरणें निकालते हैं, रेज निकालते हैं। तो अल्फा या बीटा, जो बीटा कणों में जो बल काम करता है बीटा कण के अंदर, बीटा कण और जो उसका न्यूट्रॉन होता है
इसका एक एंटी पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है। जैसे नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है ना, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में एक घटना पाई जाती है क्षय होने की, विघटन की, अल्फा की, बीटा की और गामा की। तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है वो कौन सा होता है? दुर्बल नाभिकीय बल होता है। आई बच्चों बात समझ में? अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रबल नाभिकीय बल। नाम से ही पता चला है सबसे प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। कैसा होता है? ये सबसे मजबूत होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ काम करेगा? प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल का मतलब कोई भी जो नाभिक है, भाई आपको पता है कोई पदार्थ परमाणु है, तो उसमें क्या होता है आपको पता हो, तो ये क्या होता है? केंद्रक होता है, नाभिक का केंद्र। इसमें क्या होता है आपको पता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, और जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इस केंद्रक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये जिस बल से बंधे होते हैं उस बल को क्या बोलते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। सबसे ज्यादा मजबूत होता है ये। या फिर ये जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य ही होगा, ये प्रोटॉन और प्रोटॉन के अंदर भी हो सकता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर भी हो सकता है। आई बात तो समझ में आप? तो इसके अंदर जो भी बल होगा, अब आप खुद देखो, अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन की मैं बात करता हूं तो समान आवेश हो गया इन पर। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? धनावेश। धनावेश होता है। तो अगर मैं धनावेश में क्या होना चाहिए था? प्रतिकर्षण होना चाहिए था। तो ये इसमें से भाग के निकल जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत ज्यादा मजबूती से बंधे होते हैं, कितना भी कोशिश कर ले निकलने की, पर ये इसके अंदर ही रहते हैं। तो सोच लो आप कितनी मजबूती से ये बल बंधे होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे प्रबल बल कौन सा है? और इनमें इस बल के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अंदर लगेगा ना, ये फोर्स तो इस केंद्र के, जबकि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चक्कर लगा रहे हैं? बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसा हम मानते हैं कि जो कोई भी नाभिक है, कोई भी न्यूक्लियर है, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व, स्थायित्व का मतलब है वो स्टेबल कैसे रहेगा, मतलब या उसमें विस्फोट भी हो सकता है। जैसे इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जैसे परमाणु बम वगैरह बनाते हैं, परमाणु बम या हाइड्रोजन बम जो बनते हैं वो इसमें ही तो विस्फोट किया जाता है, इसके नाभिक में वो दूर दूर हो जाते हैं, तो इसमें से कुछ एनर्जी भी निकलती है। जब भाई ये जो एनर्जी इनके अंदर है, तो इनको हम हटाएंगे तो ये अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं तो शो करेंगे। तो उस एनर्जी का यूज करके हम क्या बनाते हैं? परमाणु बम और नाभिकीय बम बनाते हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों बलों को क्लियर कर लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्रम और बता दो, क्रम क्या है? तो अभी मैंने बताया था आपको, सबसे प्रबल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर, क्या होता है? सबसे कमजोर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। उससे ज्यादा कौन सा होता है? दुर्बल नाभिकीय बल। इससे ज्यादा कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल। और सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो ये इसका क्रम है। तो आपसे पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल नाभिकीय बल। सबसे वीक या कमजोर कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रकार से हमने इसका इंट्रो कर दिया है। तो प्लीज आप इसको देखो, और एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखो। आप पूरी चीजें आपको पक्का मैं बोल रहा हूँ क्लियर हो जाएंगी। ओके।